हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विथ मसूद सर। आज हम क्लास 9 की जो न्यू इंग्लिश एनसीईआरटी है उसका फर्स्ट चैप्टर कवर करने वाले हैं। क्लास 9 में एनसीईआरटी ने न्यू सिलेबस पब्लिश किया है और ये उसकी न्यू वाली बुक है जिसका नाम है कावेरी। इस कावेरी बुक के हम फर्स्ट चैप्टर को पढ़ने वाले हैं और उस फर्स्ट चैप्टर को आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टोरी के ऑथर के बारे में जान लेते हैं। सुधा मूर्ति स्टोरी के ऑथर हैं और खुद स्टोरी की नैरेटर भी हैं, मतलब खुद ये अपनी स्टोरी सुना भी रही हैं। शी वॉज बॉर्न इन 1950, तो इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। 1947 में इंडिया आज़ाद होता है, उसके 3 साल बाद शी वॉज बॉर्न। ओके, ये ज़रूरी है समझना कि शी वॉज बॉर्न इन 1950 क्यों ज़रूरी है, अभी हम लोग देखेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया कि सुधा मूर्ति इज द ऑथर एंड नैरेटर ऑफ दिस स्टोरी। ऑथर वो होता है जो किसी स्टोरी को लिखता है, लेकिन नैरेटर वो होता है जो किसी स्टोरी को सुनाता है। तो ऐसे भी हो सकता है कि कोई ऑथर स्टोरी लिख रहा हो लेकिन वो किसी और इंसान के जरिए सुना रहा हो स्टोरी, यानी स्टोरी में जो नरेट करने वाला इंसान हो, स्टोरी में जो आप पढ़ेंगे जो बताने वाला इंसान हो कहानी का, वो शायद दूसरा इंसान हो। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें वो खुद लिख रही हैं, अपने बचपन की कहानी लिख रही हैं और खुद ही नरेट कर रही हैं, खुद ही बतला रही हैं कहानी। तो ये फर्क है। ये स्टोरी 2 पार्ट में लिखी गई है। पार्ट 1 यहाँ हम लोग शुरू करने वाले हैं। कह रही हैं, व्हेन आई वॉज अ गर्ल ऑफ अबाउट 12, जब मैं 12 साल की लड़की थी, लगभग 12, अबाउट 12, आई यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो मैं नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में रहती थी। इंडिया, अगर ये सदर्न पार्ट इंडिया का ऐसे मान लें, ये सदर्न पार्ट, तो यहाँ पर कर्नाटका स्टेट है और इसका जो नॉर्थ पार्ट है इधर कहीं वो विलेज में किसी गाँव में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। Those days the transport system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. उन दिनों अपने गांव के ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में वो बता रही हैं कि वो बहुत अच्छा नहीं था, खराब ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, रोड्स नहीं होंगे, ज़्यादा गाड़ियां नहीं चलती होंगी। तो इनको मॉर्निंग पेपर कब मिलता था? आफ्टरनून में मिलता था। मॉर्निंग पेपर आमतौर पे कब मिलता है? 5, 6, 7 बजे तक आपके यहाँ मॉर्निंग पेपर आ जाता होगा, लेकिन इनके यहाँ उस वक्त कब? जब ये 12 साल की थी। तो 12 साल की ये कब रही होंगी? 1950 में शी वॉज बॉर्न, तो 12 साल 1962, यानी ये स्टोरी वो कब की सुना रही है? वो 1962 के बारे में सुना रही हैं। ठीक, तो मॉर्निंग न्यूज़पेपर आफ्टरनून में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज्ड टू कम 1 डे लेट। और जो वीकली मैगजीन, जो हर वीक जो एक मैगजीन पब्लिश होती थी, उसका नाम हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो 1 दिन लेट पहुंचती थी। ऑल ऑफ अस वुड वेट ईगरली फॉर द बस which used to come with papers, weekly magazines and the post। और हम सबको, यानी हम सब गांव वालों को उस बस का इंतजार रहता था जो आती थी किसके साथ? पेपर्स के साथ, वीकली मैगजीन्स के साथ और द पोस्ट, कुछ लेटर्स के साथ, चिट्ठियों के साथ आती थी। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन द कन्नड़ लैंग्वेज। और उस वक्त की बात बता रही हैं, त्रिवेणी कोई राइटर थी, बहुत ही पॉपुलर थी। और कौन से लैंग्वेज की राइटर थी? कन्नड़ लैंग्वेज। और कन्नड़ लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? तो कर्नाटका में जो लैंग्वेज बोली जाती है उसको हम लोग कन्नड़ बोलते हैं, कन्नड़ा या फिर कन्नड़ बोलते हैं। तो कन्नड़ लैंग्वेज की बहुत पॉपुलर राइटर थी, त्रिवेणी नाम था उनका। शी वॉज ए वंडरफुल राइटर। उनके बारे में सुधा मूर्ति बता रही है कि वो बहुत ही जबरदस्त वंडरफुल राइटर थी। Her style was so easy to read and very convincing। Her style was easy to read, बहुत आसान था उनको पढ़ना। उनका जो राइटिंग स्टाइल था बहुत इजी था, कॉम्प्लेक्स नहीं था कि आपको पढ़ रहे हैं समझ में नहीं आ रही है चीज़ें, ऐसा नहीं था। और बहुत कन्विंसिंग स्टोरीज लिखती थी, मतलब परसुएसिव, लोगों को समझाने वाली स्टोरीज जो लोगों को समझ में आती थी। Her stories usually dealt with complex psychological problems in the lives of ordinary people and were very interesting। और उनकी स्टोरीज किस चीज़ से डील करती थी? कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से। इंसानों की लाइफ में जो ऑर्डिनरी पीपल हैं, आम लोग, आम इंसान जो हैं, उनकी लाइफ में जो डे टू डे में जो कॉम्प्लेक्स, जो जटिल ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मानसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, डे टू डे वो मेंटली कुछ फेस कर रहे होते हैं, उनके बारे में वो स्टोरीज लिखती थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में लिखती थी। बहुत इंटरेस्टिंग होती थी स्टोरीज एंड वर ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। कन्नड़ लिटरेचर के लिए एक लॉस था
बिकॉज शी डाइड वेरी यंग, वो बहुत ही कम उम्र में उनकी मौत हो जाती है। इवन नाउ आफ्टर 40 ईयर्स पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। आज की बात बता रही है, मतलब जब ये स्टोरी लिख रही हैं सुधा मूर्ति तो 40 साल हो चुके हैं उस वक्त से, 1962 से 40 years have passed and she is writing that even now people continue to appreciate her novels। लोग आज भी उनकी नॉवेल्स को पढ़ते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं, उसकी तारीफ करते हैं आज भी। वन ऑफ हर नॉवेल्स कॉल्ड काशी यात्रा, उनमें से त्रिवेणी का एक नॉवेल था काशी यात्रा, यात्रा कह लीजिए ये या काशी यात्रा कह लीजिए, ये नॉवेल का नाम है काशी यात्रा। वॉज अपियरिंग एज अ सीरियल इन द कन्नड़ वीकली कर्मवीरा देन। अच्छा, वो नॉवेल एक था उनका, वो सीरियल की तरह पब्लिश किया जाता था, एक मैगजीन थी, वीकली मैगजीन जिसका नाम है कर्मवीरा। उस वीकली मैगजीन में उस नॉवेल को सीरियल की तरह पब्लिश किया जाता था, मतलब थोड़ा थोड़ा पार्ट बाय पार्ट, एपिसोड बाय एपिसोड करके हर वीक की मैगजीन में थोड़ी थोड़ी स्टोरी पब्लिश की जाती थी, उसी को कहते हैं सीरियल की तरह पब्लिश किया जाना। इट इज द स्टोरी ऑफ एन ओल्ड लेडी एंड हर आर्डेंट डिजायर टू गो टू काशी और वाराणसी। एक वो स्टोरी जो थी काशी यात्रा, एक बूढ़ी ओल्ड लेडी की स्टोरी थी जिसमें उनकी बहुत दिली तमन्ना होती है। आर्डेंट मतलब कीन डिजायर, बहुत एक्सट्रीम डिजायर होती है, ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कहाँ जाने की, काशी या वाराणसी जाने की। काशी या वाराणसी जानते हैं आप, उत्तर प्रदेश का एक बहुत पुराना शहर है। Most Hindus believe that going to Kashi and worshipping Lord Vishveshwara is the ultimate पुण्य। बहुत सारे हिंदूज का ये मानना है कि काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करना सब बहुत बड़ा पुण्य का काम है। This old lady also believed in this and her struggle to go there was described in that novel। और ये जो ओल्ड लेडी जो काशी यात्रा में जिनकी बात बताई जा रही है, इस ओल्ड लेडी की भी वही डिजायर थी, इस बात में वो विश्वास रखती थी कि काशी में जाना है और लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करना बहुत बड़ा पुण्य है। और हर स्ट्रगल टू गो देयर वाज डिस्क्राइब्ड इन दैट नॉवेल। और उस नॉवेल में क्या डिस्क्राइब किया गया था, उनका स्ट्रगल, उस ओल्ड लेडी का स्ट्रगल, काशी जाने का जो पूरा स्ट्रगल था उसको बताया गया था। In the story, there was also a young orphan girl who falls in love, but there was no money for the wedding। और उस स्टोरी में एक ऑर्फन लड़की भी है, अनाथ लड़की है, जो who falls in love, जिसको प्यार हो जाता है किसी से और जो शादी करना चाहती है उससे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। फॉल इन लव, टू फॉल इन लव मतलब किसी से प्यार हो जाना। ऑर्फन मतलब अनाथ, अनाथ लड़की जिसके माँ बाप नहीं है, जिसके माता पिता नहीं है, तो उसके पास शादी के लिए पैसे नहीं थे, वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स विदाउट गोइंग टू काशी। आखिर में उसमें क्या होता है नॉवेल में, वो ओल्ड लेडी जिन्होंने काशी जाने के लिए पैसे इकट्ठे किए रहते हैं, सेव किए रहते हैं पैसा, वो सारा पैसा वो किसको दे देती है, गिव्स अवे ऑल हर सेविंग्स, उस ऑर्फन लड़की को दे देती है और काशी खुद नहीं जाती है। She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishveshwara at Kashi। वो ओल्ड लेडी कहती हैं कि इस बच्ची की खुशी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वरा की पूजा करने से। अब आप सोच लीजिए, एक ओल्ड लेडी हैं जिनका आर्डेंट डिज़ायर है, who has a very keen desire, बहुत ही ज़्यादा इच्छा है उनको काशी जाके लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करने की, और वो उसके लिए बहुत सालों से मेहनत भी कर रही हैं, पैसे बचा रही हैं, सेव कर रही हैं कि एक दिन वो काशी जाएंगी, तीर्थ यात्रा पर जाएंगी, लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करेंगी, उनको पुण्य मिलेगा। ऑर्फन लड़की को देखती हैं और सारा पैसा उसको दे देती हैं उस ऑर्फन लड़की की खुशी के लिए। तो इससे ये भी हमें पता चलता है कि पूजा करना, सिर्फ पूजा करने से ही भगवान खुश नहीं होते हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं, बहुत सारे और भी वेज होते हैं जिसको करने से भगवान खुश होते हैं। किसी की मदद करना, किसी नीडी की मदद करना, किसी गरीब की मदद करना, उससे भी भगवान खुश होते हैं। तो ये एक लेसन यहाँ से मिलता है। और वो लेडी भी खुद ये बात कहती हैं कि द हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑर्फन गर्ल इज मोर इंपॉर्टेंट देन वर्शिपिंग लॉर्ड विश्वेश्वरा एट काशी। ठीक है। My grandmother Krishtaka never went to school, so she could not read। मेरी ग्रैंडमदर जो थी कृष्टक्का, वो भी कभी स्कूल नहीं गई थी, इसलिए वो पढ़ नहीं सकती थी, वो she could not read।
Every Wednesday the magazine would come and I would read the next episode of the story to her. हर वेंसडे आती थी मैगजीन, देख लीजिए कब आती थी, हर वेंसडे को मैगजीन आती थी। और हमने पढ़ा है कि मैगजीन एक दिन लेट आती थी, तो मैगजीन का ओरिजिनल डेट आने का क्या रहा होगा, ट्यूसडे, बट द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन दैट विलेज और इन दैट एरिया वाज नॉट वेरी गुड, सो द मैगजीन अराइव्ड वन डे लेट, तो वेंसडे को मैगजीन आती थी। और आई वुड रीड द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर, और उस स्टोरी का जो अगला एपिसोड होता था, अगला पार्ट होता था, वो खुद नैरेटर सुधा मूर्ति अपनी दादी को पढ़ के सुनाती थी। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द फुल कॉन्सेंट्रेशन, और उस वक्त उसकी दादी जब कहानी सुनती थी तो शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क, अपना सारा काम भूल जाती थी। मतलब वो इतनी इन्वॉल्व हो जाती थी इस स्टोरी में कि अपना सारा काम भूल जाती थी और फुल फोकस से, फुल कंसंट्रेशन से चुपचाप स्टोरी सुनने में लग जाती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट, और वो इतने ध्यान से सुनती थी, और सिर्फ इतने ध्यान से नहीं, उनकी मेमोरी भी इतनी शार्प थी कि वो पूरे टेक्स्ट को जो भी उन्होंने सुना है वो उसको सुना सकती थी। बाय हार्ट मतलब उनको याद हो जाता था, वो सुना सकती थी। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी एंड शी आइडेंटिफाइड हरसेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, और इनकी ग्रैंड मदर खुद काशी कभी नहीं गई थी, इनकी ग्रैंड मदर भी खुद काशी नहीं गई थी, और ये वो जो कॉमन चीज थी उस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट में, नॉवेल जो काशी यात्रा है उसके प्रोटैगनिस्ट में और इनकी ग्रैंड मदर में, ये कॉमन चीज थी, दोनों कभी काशी नहीं गए थे, और इसीलिए इनकी ग्रैंड मदर उस ओल्ड लेडी से रिलेट कर पाती थी, अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाती थी, अपने आप को उस लेडी से जोड़ पाती थी कि वो भी तो, वो लेडी भी मेरी जैसी ही है, वो भी काशी नहीं गई है, मैं भी काशी नहीं गई हूँ, रिलेट कर पाती थी। और नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट, यहाँ पर एक नया वर्ड आया है, प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट वो होता है जो किसी भी स्टोरी का जो मेन कैरेक्टर होता है ना, उसको हम प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। मेन कैरेक्टर जिसके बारे में स्टोरी बताई जा रही होती है वो प्रोटैगनिस्ट कहलाता है। तो उस नॉवेल की प्रोटैगनिस्ट ऑब्वियसली द ओल्ड लेडी वाज द नॉवेल्स प्रोटैगनिस्ट। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the serial out to her. सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती थी ये जानने में कि स्टोरी में आगे क्या हुआ, what happened next in the story, स्टोरी में आगे क्या हुआ, और इंसिस्ट करती थी, जोर डालती थी कि सीरियल हो, मतलब वो जो स्टोरी का अगला पार्ट है वो पढ़ें, इनको सुनाएं। नरेटर से बोलती थी कि तुम पढ़ो और मुझे सुनाओ। After hearing what happened next in Kashi Yatre, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. और नेक्स्ट एपिसोड सुनने के बाद, काशी यात्रा में जो भी अगला एपिसोड होता था उसको सुनती थी, याद कर लेती थी वो, और अपने फ्रेंड्स के साथ मंदिर के आंगन में, टेम्पल कोर्टयार्ड, मंदिर का जो आंगन होता है, बाहर का जो एरिया होता है, वहाँ पर बैठ जाती थी कुछ अपने दोस्तों के साथ, अपने सहेलियों के साथ, और जहाँ पर ये बच्चे भी जाते थे उनके साथ साथ, और हाइड एंड सीक खेलते थे, मतलब लुका छुपी का जो खेल होता है, हाइड एंड सीक खेलते रहते थे। आप देख सकते हैं दादी यहाँ पर बैठी हुई हैं, ये टेम्पल है, ये टेम्पल है बैकग्राउंड में, और दादी और उनकी फ्रेंड्स यहाँ पर बैठी हुई हैं। दादी शायद इनको काशी यात्रा की जो वो एपिसोड की कहानी है वो सुना रही हैं, और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पर लुका छिपी भी खेल रहे हैं, आप देख सकते हैं। शी वुड डिस्कस द लेटेस्ट एपिसोड विथ हर फ्रेंड्स, और वो वहाँ टेम्पल कोर्टयार्ड में बैठ के क्या करती थी, जो भी लेटेस्ट एपिसोड अब उन्होंने सुन के आया था अपनी ग्रैंड डॉटर से, वो अपने फ्रेंड्स को सुनाती थी, डिस्कस करती थी। एट दैट टाइम आई नेवर अंडरस्टूड व्हाई देयर वाज सो मच ऑफ डिबेट अबाउट द स्टोरी, और उस वक्त मुझे समझ में नहीं आता था कि ये लोग इतनी बहस, इतनी बातचीत, उस स्टोरी को इतना ज़्यादा डिस्कस क्यों करते हैं, ऐसा क्या है इस स्टोरी में, क्यों नहीं समझ में आता होगा, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर जाना कहीं भी और एक श्रद्धा के फेथ का चीज़ है, वो शायद एक बच्चे की समझ से दूर होती है, बच्चों को ये उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता होती है। बच्चे जब बड़े होते हैं तब वो पिलग्रिमेज और उसका इम्पोर्टेंस समझते हैं। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग विथ माई कजिन्स टू द नेबरिंग विलेज, और एक बार की बात है, ये किसी शादी में जाती हैं अपने कजिन्स के साथ नेबरिंग विलेज में, बगल के गांव में कोई शादी रही होगी, वहां पर चली जाती हैं अटेंड करने। इन दोज डेज ए वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट, और उन दिनों वेडिंग एक ग्रेट इवेंट होता था। वेडिंग स्टिल टुडे ऑल्सो इज अ वेरी ग्रेट इवेंट, आज भी बहुत बड़ा ज़बरदस्त इवेंट होता है, लोग बहुत खर्चे करते हैं, अपनी पूरी सेविंग को वेडिंग में खर्च कर देते हैं। ऑल्दो
ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन वेडिंग आज भी एक बहुत ग्रेट इवेंट होता है। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्व्स थॉरोली, मतलब और ये बच्चे अपने बारे में बोल रही हैं ये कि हम लोग बच्चे जो थे अपने आप को बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते थे, उसमें खूब एंजॉय करते थे। वी वुड एंड प्ले एंडलेसली, और हम लोग खूब खाते थे वेडिंग में और खूब एंडलेसली विदाउट एनी एंड खूब ज़्यादा खेलते थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी, और उस आज़ादी का पूरा आनंद लेते थे, पूरा मज़ा लेते थे, फुल फ़ायदा उठाते थे उस आज़ादी का। सेवरिंग मतलब यहाँ देख लीजिए एंजॉइंग टू द फुलेस्ट, फुल लेवल तक एंजॉय करना। तो उस आज़ादी को फुल लेवल तक वो एंजॉय करते थे, सेवर करते थे, क्योंकि सारे एल्डर्स बिजी होते थे, कोई इनको रोकने टोकने वाला नहीं होता था, सब अपने काम में बिजी होते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक, ये गई तो थी सिर्फ एक दो दिनों के लिए, लेकिन वहां पर वो कितने दिनों तक रह जाती हैं, एक वीक के लिए वहां पर स्टे कर जाती हैं। When I came back to my village, और जब ये अपने गांव आती हैं, अपने विलेज वापस आती हैं एक 1 वीक के बाद, I saw my grandmother in tears, और ये अपनी देखती हैं कि इनकी ग्रैंडमदर आंसुओं में है, इनकी ग्रैंडमदर she was crying. I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situations. और ये सीन देख के, अपनी ग्रैंडमदर को टीयर्स में देख के ये सरप्राइज्ड हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ग्रैंडमदर को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, चाहे सिचुएशन आज तक कितनी भी डिफिकल्ट आ गई हो। इवन इन द मोस्ट डिफिकल्ट सिचुएशंस, चाहे कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन रहा हो, उनकी ग्रैंडमदर इससे पहले कभी भी रोई नहीं थी, या फिर इन्होंने रोते हुए नहीं देखा था। What had happened? I was worried. क्या हुआ था? इनको चिंता हुई कि क्या हुआ है, क्यों मेरी ग्रैंडमदर रो रही है। अव्वा, इज एवरीथिंग ऑल राइट? आर यू ओके? अव्वा, क्या आप ठीक हैं? सब कुछ ठीक है, आप ठीक हैं? आई यूज टू कॉल हर अव्वा, और मैं उनको क्या कहती थी? अव्वा कहती थी, विच मीन्स मदर इन द कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका, जिसका मतलब मदर होता है, माँ होता है। कौन से लैंग्वेज में? कन्नड़ जो बोली जाती है नॉर्थ कर्नाटका में, जो कन्नड़ बोली जाती है उसमें अव्वा का मतलब मदर होता है। और अब हमने शुरू में ही देखा है स्टोरी के कि द ऑथर यूज्ड टू स्टे इन अ विलेज इन नॉर्थ कर्नाटका। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, उन्होंने नॉड किया कि हाँ, ऐसे हाँ में सर हिलाया, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ रिप्लाई, कोई जवाब नहीं दिया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, और इनको कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ है, क्यों रो रही हैं वो, और ये भूल जाती हैं। शी वॉज अ चाइल्ड, शी फॉरगॉट अबाउट इट। इन द नाइट आफ्टर द डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, और रात हो गई थी, डिनर के बाद ये सोने कहाँ चली जाती हैं? अपने घर के छत पे, ओपन टेरेस पे सोने चली जाती हैं डिनर के बाद। अच्छा, अब ये आज के ज़माने में इन 2026 ये बहुत ही कम ऐसा प्रैक्टिस है कि लोग छतों पर जाके, टेरेस पर जाकर सोते हैं, बट आज से 15, 20, 30 ईयर्स अगो इट वाज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, बिजली की कोई गारंटी नहीं होती थी, कब बिजली आएगी, कब बिजली चली जाएगी। फैन होता भी था तो बहुत जो वेल ऑफ लोग होते थे, ठीक ठाक अमीर लोग होते थे, उनके यहाँ फैन होता था, और इट वाज अ वेरी गुड प्रैक्टिस, वेरी कॉमन प्रैक्टिस टू गो एंड स्लीप ऑन द टेरेस। तो रूरल प्रैक्टिस भी था, गांव में अक्सर लोग टेरेस पर सोते थे, शहरों में भी सोते थे। तो वो बात ये बता रही हैं कि इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन द ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस। तो ऑब्वियसली इट वाज 1962, ये याद रखना है, तो बहुत कॉमन प्रैक्टिस रही होगी। इट वाज ए समर नाइट, एक समर नाइट थी, ऑब्वियसली गर्मी में ही लोग छत पे सोएंगे, कड़ाके की ठंड में तो सोने नहीं जाएंगे। एंड देयर वाज अ फुल मून, और फुल मून का दिन था, पूर्णिमा का दिन था। अब फुल मून यहाँ इसलिए बताया गया है क्योंकि फुल मून में रात में भी चीज़ें विजिबल होती हैं, आप चीज़ों को आसपास, अपने आसपास देख सकते हैं, किसी के चेहरे को देख सकते हैं, तो वो सब विजिबल होती हैं। अव्वा केम एंड सैट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड्स कुड टच्ड माई फोरहेड। अव्वा आती हैं इनके पास, इनके बाजू में बैठ जाती हैं, सैट नेक्स्ट टू मी, इनके पास बैठ जाती हैं, हर अफेक्शनेट हैंड्स टच्ड माई फोरहेड, और उनके जो अफेक्शनेट हैंड्स हैं, प्यार से उनके हाथ जो है, प्यार भरे हाथ इनके फोरहेड को टच करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ दादी हैं, दादी, और यहाँ पे ये सो रही हैं और अपने हाथ से इनके सर पे अपना हाथ फेर रही हैं। I realized she wanted to speak. I asked her what is the matter.
इनको रियलाइज हो जाता है कि अव्वा वांट्स टू स्पीक, हर ग्रैंडमदर वांट्स टू स्पीक टू हर, और ये पूछती हैं कि अव्वा व्हाट इज द मैटर, बताइए क्या बात है। अब वो अपनी बात बतानी शुरू करती हैं। अव्वा बोल रही हैं, ये अव्वा के डायलॉग्स हैं यहाँ पर। When I was a young girl, I lost my mother. जब मैं एक यंग गर्ल थी, छोटी लड़की थी, तो मैंने अपनी माँ को खो दिया। Her mother died when she was young. There was nobody to look after and guide me. उसके बाद कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जो इनका ख्याल रख सके और इनको गाइड कर सके, इनका केयर कर सके। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन। इनके फादर बहुत बिजी इंसान थे, हो सकता है किसी काम में, बिजनेस में, जॉब में, कहीं भी बिजी रहते होंगे, और इनकी मदर के डेथ के बाद उन्होंने दोबारा शादी कर ली दूसरी औरत से। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एजुकेशन इसेंशियल फॉर गर्ल्स, सो आई नेवर वेंट टू स्कूल। और उन दिनों जब इनकी दादी छोटी रही होंगी, उस वक्त लोग गर्ल्स के लिए एजुकेशन को इसेंशियल मतलब ज़रूरी नहीं मानते थे। अब इनकी दादी कब छोटी रही होंगी? आप इनकी दादी ना 62 ईयर ओल्ड की है, अभी 62 ईयर्स ओल्ड और अभी टाइम कौन सा चल रहा है? 1962। तो इनकी दादी कब पैदा हुई होंगी? 1900 में पैदा हुई होंगी ऑब्वियसली। तो जब ये बच्ची कब रही होंगी? वही 1900 के बाद, 1905, 1910, इस वक्त की बात अपनी दादी बता रही हैं। 1905, 1910 की बात इनकी दादी बता रही हैं कि उन दिनों लड़कियों के लिए एजुकेशन ज़रूरी नहीं समझा जाता था। आज भी नहीं समझा जाता है। बहुत सारे विलेजेस में आप जाएंगे ना, जो बहुत पुराने ट्रेडिशन में जी रहे हैं, तो वहाँ भी आज भी लड़कियों के लिए उतना इसेंशियल नहीं माना जाता है। हालांकि ये चीज़ अब ख़त्म हो रही है। गर्ल्स एज वेल एज बॉयज़ बोथ आर ट्रीटेड द सेम इन द मैटर्स ऑफ एजुकेशन, लेकिन उस वक्त थोड़ा ऐसा नहीं था। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रेन। और इनकी शादी बहुत यंग उम्र में, बहुत कम उम्र में हो जाती है, और इनके बच्चे भी हो जाते हैं। आई बिकेम वेरी बिजी, बहुत व्यस्त हो जाती हैं, बिजी हो जाती हैं। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रेन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और बाद में इनके ग्रैंड चिल्ड्रेन भी हो जाते हैं, और इनकी दादी को बहुत अच्छा लगता था, बहुत खुशी मिलती थी अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड चिल्ड्रेन के लिए पकाना और उनको खिलाना, कुकिंग एंड फीडिंग। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को वो उनके लिए कुछ कुछ डिश बनाती होंगी और उनको फीड करती होंगी, तो इसमें उनको बहुत मज़ा आता था। एट टाइम्स आई यूज टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। और कभी कभी लेकिन इनको रिग्रेट, पश्चाताप होता भी था, अफसोस होता भी था कि ये स्कूल नहीं गई। तो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल। और इसीलिए उन्होंने ये बात श्योर किया, ये बात पक्का की कि ये तो स्कूल नहीं जा पाई, और वो जो रिग्रेट हुआ है इनको खुद स्कूल नहीं जाने का, वो रिग्रेट, वो अफसोस अपने बच्चों को, चिल्ड्रन को या अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को नहीं होने देंगी, और इसलिए वो क्या करेंगी? उनको भी स्कूल भेजेंगी। माई चिल्ड्रेन एंड ग्रैंड चिल्ड्रेन स्टडीड वेल, वो ठीक से पढ़ाई कर सके, उनको वो रिग्रेट ना हो। चलिए अब हम पार्ट 2 शुरू करते हैं स्टोरी का। अभी तक हमने पार्ट 1 में देख लिया, उनकी पीछे की स्टोरी देख ली सारी। अब हम पार्ट 2 पर आते हैं। I could not understand why my 62-year-old grandmother was telling me, a 12-year-old girl, the story of her life in the middle of the night. बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। एक बच्ची है 12 साल की, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि उसके 62 साल 62-year-old की ग्रैंडमदर, दादी, रात के बीच में, मिडिल ऑफ द नाइट, रात के बीच में अपनी ज़िंदगी की कहानी, पुरानी बात इसको क्यों सुना रही है। एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए, मिडिल ऑफ द नाइट है, 62 ईयर ओल्ड की ग्रैंड मदर हैं, 12 ईयर की खुद नैरेटर है सुधा मूर्ति। इनकी ग्रैंड मदर अपनी पुरानी बात, जब वो छोटी थी, रात के बीच में इनके पास बैठ के सुना रही हैं। तो इनको समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है। बट आई न्यू आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। और इनको पता था, शी लव्ड हर इमेंसली, द नैरेटर सुधा मूर्ति लव्ड हर ग्रैंड मदर इमेंसली, मतलब बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीमली, बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और ये जानती थी कि कोई तो रीज़न रहा होगा, है ना, सम रीज़न, कोई तो रीज़न होगा कि वो ये सब बातें बोल रही हैं। आई लुक्ड एट हर फेस, इट वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। ये उनके फेस को देखती हैं, एंड उनके फेस को देखती हैं, और विजिबल था फेस बिकॉज इट वॉज फुल मून डे, फुल मून नाइट, पूर्णिमा की रात थी। तो चेहरे पर, दादी के चेहरे पे क्या दिखती है? अनहैप्पीनेस दिखता है, अनहैप्पी थी वो, और उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे। द लेडी
who was so bold, who was so mature, who was so strong, was crying. कह रही है ना कि इन्होंने अपनी दादी को कभी रोते हुए नहीं देखा था, तो वो बोल्ड थी, बहुत स्ट्रांग थी, लेकिन अभी वो रो रही थी, तो व्हाट मस्ट बी द मैटर, कोई ऐसी बात होगी जो उनको बहुत ज्यादा अखड़ रही होगी, बुरी लग रही होगी. दैट इज वाई शी वॉज क्राइंग. शी वॉज ए गुड लुकिंग लेडी हु वॉज यूजुअली ऑलवेज स्माइलिंग. और वो अच्छी दिखने वाली लेडी थी, प्रिटी लेडी थी, वो हमेशा स्माइल भी करती रहती थी. इवन टुडे आई कैन नॉट फॉरगेट दैट वरीड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस. और आज भी, आज मतलब जब जिस दिन ये कहानी लिख रही हैं सुधा मूर्ति 40 साल के बाद, आज भी अपनी दादी का जो वो वरीड एक्सप्रेशन था, वो चिंता भरा हुआ जो उनके उनके चेहरे पर जो भाव थे चिंता वाले, वो भूल नहीं पाती हैं. वरीड एक्सप्रेशन. आई लीन्ड फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड. और ये आगे की तरफ झुकती हैं, उनकी तरफ झुकती हैं और उनके हाथ को, अपनी दादी के हाथ को पकड़ लेती हैं. अव्वा डोंट क्राई, व्हाट इज द मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे. ये पूछ रही है एक 12 साल की लड़की. सोचिए, शी हैज सो मच इमोशनल मैच्योरिटी एज टू आस्क कि पहले तो चुप करा रही है, अव्वा डोंट क्राई, रोइए मत, क्या मैटर है, क्या बात है बताइए. कैन आई हेल्प यू इन एनी वे, मैं आपकी कैसे किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ तो आप बताइए, मैं मदद करूंगी. आई विल हेल्प यू. अव्वा कह रही हैं, यस आई नीड योर हेल्प. हाँ, मुझे आपके हेल्प की, तुम्हारे हेल्प की जरूरत है. यू नो व्हेन यू वर अवे कर्मवीरा केम एज यूजुअल. तुम्हें पता है जब तुम अवे बाहर थी, तुम जब शादी अटेंड करने के लिए 1 वीक के लिए गई हुई थी, तो कर्मवीरा जो मैगजीन था, जो वीकली मैगजीन था जिसका नाम कर्मवीरा है, वो एज यूजुअल आया. कब किस दिन आती थी मैगजीन? वेडनेसडे को आती थी. I opened the magazine. I saw the picture that accompanies the story of काशी यात्रा and I could not understand anything that was written. मैंने मैगजीन को ओपन किया, खोला, और उसमें उस स्टोरी के साथ साथ जो पिक्चर्स बनी हुई होती थी उसको भी देखा मैंने, और लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी समझने के लिए, स्टोरी जानने के लिए कि आगे की स्टोरी में हुआ क्या है. Many times I rubbed my hands over the pages wishing they could understand what was written. बहुत बार मैं अपने हाथों को उन पेज पे रब करती थी, ऐसे फेरती थी, इस उम्मीद में कि मुझे कुछ तो समझ में आ जाए, कुछ तो समझ लूँ मैं ऐसे हाथों को फेर के, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया. बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल. और जानती थी कि हाथ फेरने से वो समझ नहीं पाएंगे. बट सोचिए, आप इमेजिन कीजिए, द लेवल ऑफ डिस्परेशन वॉज सो हाई. डिस्परेशन इतना ज़्यादा था, उस स्टोरी को जानने का उनके अंदर डिस्परेशन इतना ज़्यादा था कि वो क्या कर रही हैं, स्टोरी के ऊपर हाथ फेर रही हैं कि उनको कुछ तो समझ में आ जाए. हालांकि वो जानती हैं, आई न्यू इट वाज नॉट पॉसिबल, वो पॉसिबल नहीं था वैसे समझ पाना स्टोरी को, तब भी वो वैसा कर रही हैं. इफ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ. अब उनको लगता है कि काश मैं भी पढ़ी लिखी होती. आई वॉज एजुकेटेड इनफ, मैं ठीक ठाक पढ़ी लिखी होती. आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न. मैं आपका वेट, मतलब मैं अपनी, तो उनको बोल रही हैं सुधा मूर्ति को, नैरेटर को, कि मैं तुम्हारा वेट कर रही थी बहुत बेसब्री से कि तुम जल्दी से आओ. आई फेल्ट यू वुड कम अर्ली एंड रीड फॉर मी. मुझे लगा कि तुम आओगी और पढ़ोगी जल्दी से. आई इवन थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी. मेरे दिमाग में ये भी ख्याल आए कि मैं तुम्हारे ही गांव चली जाऊं, जिस गांव में तुम गई हो, जहां पर शादी अटेंड करने, और वहां जाके तुमसे मैं पढ़ने के लिए बोलूं. देखिए कितनी ज़्यादा अजीब अजीब चीज़ें इनके दिमाग में आ रही हैं. सबसे पहले तो वो हाथ फेर रही हैं टेक्स्ट के ऊपर कि इनको कुछ समझ में आ जाए. फिर ये बहुत ही ईगरली, बेसब्री से अपने ग्रैंड डॉटर का वेट कर रही हैं कि वो आएंगी और इनको पढ़ के सुनाएंगी. जब नहीं आ रही हैं तो फिर इनके दिमाग में ये भी ख्याल आ रहा है कि ये खुद चली जाएंगी उस विलेज और उससे वहाँ जाके उनसे, अपनी ग्रैंड डॉटर से बोलेंगी कि ये पढ़ के मुझे बताओ कि स्टोरी में क्या हुआ. और इतना ही, और सिर्फ इतना ही नहीं, आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन दिस विलेज बट आई वॉज टू एम्बैरेस्ड टू डू सो. कह रही हैं कि इसी गांव में, जिस गांव में हम रहते हैं, इसी गांव में मैं किसी से पूछ भी सकती थी, मैं किसी से बोल भी सकती थी ये पढ़ के सुनाने के लिए, मुझे स्टोरी बताने के लिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी का एहसास हो रहा था कि लोग क्या सोचेंगे कि ये बूढ़ी औरत पढ़ी लिखी नहीं है, ये जानती नहीं है पढ़ना, और फिर मेरे पास लेकर आई है. इस चीज़ का उनको एम्बैरेसमेंट फील हो रहा था. I felt very dependent and helpless. We are well off, but what use is money when I cannot be independent? बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं ये, ध्यान दीजिएगा. मैंने वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट, निर्भर किसी पे फील किया कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, मैं आत्मनिर्भर नहीं हूँ, मैं खुद से कुछ नहीं कर सकती हूँ, और हेल्पलेस भी फील किया.
कि जैसे हेल्पलेस, मतलब कोई हेल्प करने वाला नहीं है। वी आर वेल ऑफ, हम लोग वेल ऑफ हैं, ठीक ठाक है। वेल ऑफ का मतलब फाइनेंशियल तरीके से वेल ऑफ होना, अच्छा ठीक ठाक होना। बट वॉट यूज इज मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट, लेकिन उस पैसे का क्या यूज जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती हूँ। मैं इंडिपेंडेंट का मतलब यहाँ पर सेल्फ सफिशिएंट होने से है, मैं सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकती हूँ। आई डिड नॉट नो वॉट टू आंसर, अब्बा कंटिन्यूड। और ग्रैंड डॉटर सुधा मूर्ति जो है वो चुपचाप सुन रही हैं, इनको नहीं पता है कि क्या आंसर देना है। और अब्बा कंटिन्यू करती हैं, बोलती हैं आई हैव डिसाइडेड आई वांट टू लर्न द कन्नड़ अल्फ़ाबेट फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ये कहती हैं कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं कल से ही टुमारो ऑनवर्ड्स कन्नड़ अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू करूंगी। तो इन्होंने क्या डिसीजन लिया है कि ये कन्नड़ जो लैंग्वेज है वो सीखेंगी और सबसे पहले कल से ही वो कन्नड़ अल्फ़ाबेट पढ़ना शुरू करेंगी। कन्नड़ अल्फ़ाबेट मतलब इंग्लिश अल्फ़ाबेट ABCD, हिंदी क ख ग घ, वैसे ही कन्नड़ अल्फ़ाबेट ये पढ़ना शुरू करेंगी। क्योंकि किसी भी लैंग्वेज को आप कैसे शुरू करते हैं सीखना, उसके अल्फ़ाबेट पढ़ के। आई विल वर्क वेरी हार्ड, आई विल कीप सरस्वती पूजा डे ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। और कह रहे हैं कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करूंगी, वेरी हार्ड, और दशहरा के टाइम में जो सरस्वती पूजा आती है वो डेडलाइन ये रखेंगी अपनी लर्निंग को सीखने का कि उस दिन तक इनको पढ़ने आ जाना चाहिए। अच्छा, दशहरा और सरस्वती पूजा थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में जो लोग बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश इधर के लोग होंगे उनको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं बता दूं। साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं जैसे कि कर्नाटका है, केरला है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब स्टेट्स में ना जो नवरात्रि होती है 9 दिन का, जो हमारे यहाँ जिसको दशहरा, उधर भी दशहरा बोलते हैं, हमारे यहाँ भी जिसको नवरात्रि और दशहरा बोलते हैं, उसमें जो लास्ट के 3 डेज होते हैं ना, लास्ट के 3 डेज, उसमें सरस्वती पूजा सेलिब्रेट किया जाता है। और सरस्वती पूजा में हम जानते हैं कि गॉडेस लक्ष्मी की पूजा की जाती है, द गॉडेस ऑफ लर्निंग, है ना, जो किसकी गॉडेस हैं, लर्निंग की, नॉलेज की, विजडम की गॉडेस हैं, उनकी पूजा की जाती है। तो ये थोड़ा सा समझना आपका जरूरी था। तो वो डेडलाइन कब का देती हैं, सरस्वती पूजा ड्यूरिंग दशहरा एज द डेडलाइन। डेडलाइन मतलब क्या होता है, वो लाइन, वो डेट जिस दिन आपको कोई काम कंप्लीट करके देना होता है या कोई काम कंप्लीट करना होता है, उसको हम डेडलाइन कहते हैं। दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड ए नॉवेल ऑन माई ओन, और उस दिन मैं नॉवेल पढ़ने में कामयाब रहूंगी। ये उनका डिटर्मिनेशन है। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, मुझे आज़ाद होना है। आज़ाद मतलब क्या, ये गुलाम है किसी की? नहीं, गुलाम उस सेंस में आज़ाद नहीं, ये इंडिपेंडेंट उस सेंस में होना चाहती हैं कि इन्हें खुद कुछ पढ़ के समझ में आ जाए। ये किसी पर डिपेंडेंट, अपने ग्रैंड डॉटर पर या विलेज के किसी पर्सन पर ये डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती हैं उस चीज़ के लिए। आज इनकी ग्रैंड डॉटर इनके साथ हैं, कल नहीं रहेंगी, तो फिर ये कैसे पढ़ेंगी? तो उस चीज़ को वो डिपेंडेंसी ये ख़त्म करना चाहती हैं। I saw the determination on her face, yet I laughed at her। और नैरेटर कह रही हैं कि इन्होंने डिटर्मिनेशन देखा उनके फेस पे, वो she was very determined, but she laughed at her, फिर भी इनको हंसी आ गई। हंसी आ गई, क्यों आ गई? क्या कह रही हैं? अव्वा, at this age of 62 you want to learn the alphabet। ये 62 की एज में, 62 साल की उम्र कोई पढ़ने की उम्र होती है, कोई सीखने की उम्र होती है, और आप अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहती हैं 62 साल की उम्र में। आपके बाल, और योर हेयर इज ग्रे, आपके बाल ग्रे हो चुके हैं। योर हैंड्स आर रिंकल्ड, आपके हाथों में रिंकल, झुर्रियाँ आ गई हैं। झुर्रियाँ बूढ़े लोगों को आपने देखा होगा, रिंकल्स हो जाते हैं। यू वेयर स्पेक्टिकल्स, आप चश्मा पहनती हैं। एंड यू वर्क सो मच इन द किचन, आप किचन में इतना ज़्यादा काम करती हैं, आप कैसे पढ़ाई कीजिएगा? तो ये किसका पॉइंट ऑफ व्यू है? ये जो पॉइंट ऑफ व्यू हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये पॉइंट ऑफ व्यू है नैरेटर का, जो कि 12 साल की हैं। ऑब्वियसली शी इज 12 ईयर्स ओल्ड। और उन्होंने, नैरेटर ने अपने आसपास कभी भी किसी को नहीं देखा है, किसी बूढ़े इंसान को पढ़ाई करते हुए, ना अपने क्लास में, ना अपने दोस्तों में, किसी में भी उन्होंने नहीं देखा है। तो उनके लिए ये बात बहुत ही अजीब है, बहुत ही वियर्ड है कि एक 62 साल की औरत कुछ सीखना चाहती है, अल्फ़ाबेट पढ़ना चाहती है। इसीलिए उन्होंने उनका मजाक उड़ा दिया। चाइल्डिशली आई मेड फन ऑफ द ओल्ड लेडी बट शी जस्ट स्माइल्ड। और उन्होंने उस ओल्ड लेडी का मजाक उड़ा दिया, लेकिन उस ओल्ड लेडी ने बस स्माइल किया। शी डिड नॉट फील बैड, है ना, शी डिड नॉट गेट ऑफेंडेड, उनको बुरा नहीं लगता है, वो बस स्माइल करती हैं। क्यों बुरा नहीं लगता है? बिकॉज शी वॉज द ग्रैंड मदर, शी वॉज मोर मैच्योर, मोर वाइज देन
हर ग्रैंड डॉटर, और जानती थी वो कि एक बच्ची है और बच्ची के सामने ऐसी बात आई है तो वो शायद इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी वो अपनी ग्रैंड डॉटर को समझाती हैं। क्या समझाती हैं? फॉर अ गुड कॉज इफ यू आर डिटरमाइंड यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। कह रही हैं कि एक अच्छे कारण के लिए, किसी भी अच्छे कॉज के लिए, गुड कॉज के लिए आप अगर डिटरमाइंड हैं, आप अगर निश्चित हैं, आप अगर आपने मन बना लिया है कि आपको करना ही करना है, डिटरमाइंड मतलब एकदम दृढ़ निश्चय कर लेना किसी भी चीज को करने के लिए, तो यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, तब आप पार कर सकते हैं। ओवरकम करना मतलब पार कर लेना, किसी भी ऑब्स्टिकल को आप क्रॉस कर सकते हैं, किसी भी रोड़े को, किसी भी रुकावट को आप क्रॉस कर सकते हैं, रास्ते में आने वाली किसी भी रुकावट को आप क्रॉस कर सकते हैं, ये कहा जा रहा है। लेकिन शर्त क्या है? आपको डिटरमाइंड होना पड़ेगा। तब अपने बारे में कह रही हैं, आई विल वर्क हार्डर देन एनीबडी बट आई विल डू इट। मैं किसी से भी ज्यादा, हर इंसान से ज्यादा मेहनत करूंगी, सबसे ज्यादा मेहनत करूंगी। फॉर लर्निंग देयर इज नो एज बार। एक और लेसन देती हैं ये अपने ग्रैंड डॉटर को उस वक्त कि सीखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कोई भी एज लिमिट, एज बार नहीं होता है। ये बात हम सबको भी आज समझ लेनी चाहिए, आज से हमेशा के लिए, कि कुछ भी सीखने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होता है। आप अगर 20 साल के हो गए हैं और आपको कोई ऐसी चीज नहीं आती है जो एक 10 साल के बच्चे को आती है, तो आपको उसमें शर्म नहीं आनी चाहिए, आपको वो चीज सीखनी चाहिए, है ना। यहाँ पर एक दादी हैं, 62 साल की हैं, जो इंग्लिश, जो कन्नड़ अल्फाबेट सीख रही हैं, कन्नड़ लैंग्वेज सीखने के लिए वो कोशिश कर रही हैं। द नेक्स्ट डे ऑनवर्ड्स आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। और अगले दिन से ही इन्होंने अपना ट्यूशन उनको पढ़ाना मतलब शुरू कर दिया। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट, और अव्वा के बारे में बता रही हैं कि वो बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी, बहुत ही ज़बरदस्त स्टूडेंट थी। द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क शी डिड वॉज अमेजिंग, और जितनी कड़ी मेहनत वो करती थी ना, वो अमेजिंग था, वो ज़बरदस्त था, बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड रिसाइट। वो पढ़ती थी, उसको रिपीट करती थी, खूब लिखती थी और खूब रिसाइट करती थी। रिसाइट करना मतलब किसी चीज़ को बोल बोल के, जोर जोर से बोल बोल के पढ़ना। आई वॉज हर ओनली टीचर एंड शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट। दो बातें हैं यहाँ पे। आई वॉज हर ओनली टीचर, अव्वा की ये ओनली टीचर थी, इससे पहले अव्वा की कोई और दूसरी टीचर नहीं थी, ऑब्वियसली बिकॉज शी नेवर वेंट टू स्कूल। और शी वॉज माई फर्स्ट स्टूडेंट, और क्योंकि शी वॉज, द नरेटर वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड, तो वो अव्वा भी उनकी पहली स्टूडेंट ही थी। Little did I know then that one day I would become a teacher in computer science and teach hundreds of students। और इनको शायद उस वक्त 12 साल की उम्र में 1962 में ये बात नहीं पता थी कि ये खुद भी कंप्यूटर साइंस की टीचर बनेंगी और हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स को, सैकड़ों हजारों स्टूडेंट्स को ये पढ़ाएंगी। आप सुधा मूर्ति के बारे में विकिपीडिया पर सर्च कीजिए। शी वॉज अ टीचर ऑफ कंप्यूटर साइंस। दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल आया, हर साल दशहरा फेस्टिवल आता था, इस साल भी आया। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्रे विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नॉवल बाय दैट टाइम। और सीक्रेटली मतलब चुपचाप, बिना किसी को बताए हुए, इन्होंने कौन सी बुक खरीद ली, कौन सी नॉवल खरीद ली? काशी यात्रे नॉवल खरीद ली इन्होंने, है ना, जो उस वक्त नॉवल के फॉर्म में पब्लिश हो चुकी थी। पहले कैसे आती थी वो? वीकली मैगजीन में सीरियल के तौर पे आती थी, लेकिन अब वो नॉवेल के फॉर्म में, एक बुक के फॉर्म में, वो पूरी स्टोरी एक बुक में पब्लिश की जा चुकी थी दशहरा आते आते। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन ऑन अ स्टूल। और इनकी ग्रैंड मदर इनको पूजा वाली जगह पर बुलाती हैं जहाँ पर पूजा हो रही थी, और इनको एक स्टूल पर, एक चेयर या स्टूल पर इनको बैठने के लिए बोलती हैं, बैठाती हैं। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटीरियल, और क्या देती हैं? एक फ्रॉक, एज अ गिफ्ट फ्रॉक देती हैं इनको। देन शी डिड समथिंग अनयूजुअल, शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो झुकती हैं और इनके पैर छूती हैं। दादी झुक रही हैं, अपने ग्रैंड डॉटर के पैर छू रही हैं। आई वॉज सरप्राइज्ड एंड टेकन अबैक, मैं भौचक्की रह गई, मैं हैरत में आ गई कि ये क्या हो रहा है। टेकन अबैक, देखिए टेकन अबैक का मतलब सरप्राइज्ड बाय समथिंग अनएक्सपेक्टेड, कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड चीज़ जिसकी आपने उम्मीद नहीं की थी, उससे जब आप सरप्राइज हो जाते हैं ना, अचंभित हो जाते हैं, उसी को कहते हैं टेकन अबैक। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स, मतलब बड़े बच्चों के पैर थोड़ी छूते हैं, ये तो उनके लिए एकदम अजीब बात थी, अनयूजुअल था।
वी हैव ऑलवेज टच्ड द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर्स। हम किसके पैर छूते हैं? या तो गॉड के पैर छूते हैं, या एल्डर्स अपने से बड़े जो होते हैं उनके पैर छूते हैं, या फिर अपने टीचर्स के पैर छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, और उसको हम रिस्पेक्ट का एक तरीका मानते हैं कि हम गॉड को या एल्डर्स को या टीचर्स को रिस्पेक्ट के फॉर्म में हम उनके पैर छू रहे हैं। इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वाज नॉट करेक्ट। ये ट्रेडिशन, ये जो परंपरा चली आ रही है, ये बहुत ग्रेट है, बहुत ज़बरदस्त है कि एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट आप किसी के पैर छूते हैं। लेकिन आज तो उल्टा हो रहा है। एक बड़ी औरत, एक 62 ईयर ओल्ड की लेडी एक 12 ईयर ओल्ड की लेडी के पैर छू रही है। इट वॉज नॉट करेक्ट, ये इनको सही नहीं लगा, नैरेटर को ये बात सही नहीं लगी। शी सेड, मतलब उनकी दादी से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। उसको एक्सप्लेन कर रही हैं, उसको समझा रही हैं कि मैं तो एक टीचर के पैर छू रही हूँ, अपने ग्रैंड डॉटर के पैर थोड़ी छू रही हूँ। खुद यहाँ पर कहा गया है ना कि गॉड, एल्डर्स और टीचर्स, इन तीनों के पैर छूते हैं एज ए मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। तो वही कह रही हैं दादी कि मैं तो अपने टीचर के पैर छू रही हूँ। आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर, अपनी पोती के, अपने ग्रैंड डॉटर के पैर नहीं छू रही हूँ। ए टीचर, एक वैसा टीचर जिसने मुझे इतने, who taught me so well with so much of affection that I can read any novel confidently in such a short period। और एक ऐसे टीचर का पैर छू रही हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छे से पढ़ाया और इतने अफेक्शन से, इतने प्यार से पढ़ाया है कि मैं कोई भी नॉवेल, आई कैन रीड एनी नॉवेल, कोई भी नॉवेल मैं बहुत ही कॉन्फिडेंटली इतने शॉर्ट पीरियड में, इतने कम टाइम में पढ़ पा रही हूँ। मैं उस टीचर का पैर छू रही हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, और आज, अब, इस वक्त, दशहरा के लास्ट टाइम जो है, लास्ट 3 डेज है, उसमें मैं आज़ाद हो चुकी हूँ, इंडिपेंडेंट हो चुकी हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट ए टीचर, और अब ये मेरा कर्तव्य है, मेरी ड्यूटी है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स दैट ए टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड एज? क्या हमारे स्क्रिप्चर्स में, क्या हमारे शास्त्रों में, क्या हमारे धार्मिक किताबों में ये नहीं लिखा हुआ है कि एक टीचर की इज्जत की जानी चाहिए, चाहे इररिस्पेक्टिव, चाहे उसका जेंडर कोई भी हो, फीमेल मेल कुछ भी हो, उसकी उम्र, एज कुछ भी हो? ये तो लिखा है हमारे शास्त्रों में। तो तुम्हें फिर ये अजीब क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे पैर छू रही हूँ? तुम्हारी एज भले ही मेरे से 50 साल कम है, बट you are my teacher, that is why I am touching your feet, I am touching the feet of a teacher, not my granddaughter। ये उसको समझा रही हैं। I did return her नमस्कारा to her by touching her feet, और मैंने भी, सुधा मूर्ति कह रही है, नैरेटर कह रही है कि मैंने भी उनका नमस्कार, उन्होंने जो नमस्कार मुझे किया था उसको वो रिटर्न करती हैं, उनके पैर, अपनी दादी के भी पैर छूती हैं वो। एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट, और वो जो गिफ्ट सीक्रेटली उन्होंने जो खरीदा था, वो गिफ्ट अपने स्टूडेंट को, वो फर्स्ट स्टूडेंट को देती हैं, प्रेजेंट करती हैं। शी ओपनड इट एंड रेड इमीडिएटली द टाइटल काशी यात्रे बाई त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, और वो उस गिफ्ट को ओपन करती हैं और क्या पढ़ने में एबल हो जाती हैं? वो काशी यात्रा, उसका टाइटल भी पढ़ लेती हैं, उसके ऑथर का नाम त्रिवेणी भी पढ़ लेती हैं, उसके जो पब्लिशर थे उनका नाम, जो बुक पे पब्लिशर का नाम लिखा हुआ होता है, वो भी बहुत आराम से वो पढ़ लेती हैं। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैड पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, और उस वक्त इनको पता चल चुका था, ये समझ गई थी कि इनकी जो स्टूडेंट है वो पास हो चुकी है। पास्ड विथ फ्लाइंग कलर्स, फ्लाइंग कलर्स से पास होना मतलब बहुत अच्छे नंबर से, बहुत अच्छे मार्क्स से पास होना, उस वक्त इनको पता चल चुका था। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टोरी, दिस इज़ अ वेरी टचिंग स्टोरी। ये स्टोरी हमें बहुत कुछ सिखा रही है, हम सब के लिए इसमें कुछ ना कुछ लेसन छुपा हुआ है। जैसे कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, ये बहुत बड़ा लेसन है, बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है, हम सब के लिए है, मुझे, मेरे लिए भी है, आप स्टूडेंट्स जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपके लिए भी है। आपको ये लेसन कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिए, अपना ओपिनियन दीजिए, अपना फीडबैक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।